नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जो मुख्य सेविका का एग्ज़ाम अभी होना है, अपकमिंग एग्ज़ाम है जो, उसके लिए हम लोग सिलेबस को फोकस करते हुए उसके पॉइंट वन बाय वन करके कवर करते जा रहे हैं दोस्तों। इसमें आज हमारा टॉपिक होगा एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के आवश्यक घटक, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है दोस्तों। आज हम इसको कवर करेंगे और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मुख्य सेविका के वर्क और जो उनकी जिम्मेदारियां, भूमिका, ये सभी कवर कराया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को विजिट कीजिए। और दोस्तों, इस सेशन की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों, अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। दोस्तों, हम लोग ज़्यादा बड़ी लंबी लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे ना टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। हम अगर लगेगा कि 2 वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आप जल्दी से इसको रिवाइज कर सकें। लेंथी वीडियो हो जाता है तो एक अलग सा प्रेशर बन जाता है हम लोग के ऊपर। तो चलो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? मानव सहित सभी जीवधारियों में अपने जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा पोषण के द्वारा होती है। पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहा जाता है। इसमें हमारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। और दोस्तों, आप ये मत मान के चलिएगा कि ये एनफ नहीं होगा। नहीं दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो मैं इस बात दावे के साथ कह सकती हूँ दोस्तों, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा जो भी मैं आपको टॉपिक कराऊँ। क्योंकि मैं एक ही टॉपिक को बहुत सारी साइट से देख के, कई सारी बुक से देख के, उन सबका कंपाइलेशन करके ही मैं ये टॉपिक लेके आती हूँ, जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ही फैक्ट होते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इररेलेवेंट कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। और इससे बाहर आपको जो भी टॉपिक होगा उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप प्लीज़ विश्वास करके देखिएगा और आपको रिजल्ट फ्रूटफुल मिलेगा। आप वीडियो बस प्लीज़ पूरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे। अब मैं आपके साथ कोई बात नहीं करूँगी, अब सिर्फ बातें पढ़ाई की होंगी। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वे स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोफ्स जिनको कहते हैं। वो मानव सहित सभी जीवधारी इन्हीं पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। हाँ, जैसे मानव हम लोग भी तो कहीं ना कहीं सब जगह से पेड़ पौधों पे ही आश्रित है। खाना पीना सब कुछ हमारे पेड़ पौधों से ही कहीं ना कहीं मिलता है, इसलिए मानव परपोषी होते हैं। मनुष्य को पोषण प्राप्त करने के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों की आवश्यकता, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब देख रहे हैं जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका डिवाइडेशन कैसे करेंगे। एक तो कार्बनिक में होता है ऑर्गेनिक, और अकार्बनिक में होता है इनऑर्गेनिक। कार्बनिक में दोस्तों मतलब कार्बनिक वो होता है जिसमें कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, उसको कार्बनिक कहते हैं। जिसमें उसके नहीं होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे कार्बन ही, सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो होता है कार्बन ही होता है हमारे भोज्य पदार्थों में। वो जो अकार्बनिक होते हैं तो वो सिर्फ हमारे जल और खनिज लवण होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने मेन पॉइंट जो हमारे टॉपिक में मेंशन है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदायी पदार्थ होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोस्तों इसको जरूर अच्छे से याद रखिएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, थोड़ा और जूम इन कर देती हूँ उसको। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 to 1 की फॉर्म में होते हैं। मतलब अगर हम लोग एक कार्बन का मॉलिक्यूल लेंगे तो हमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तो तब कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो बना होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, दोस्तों इसको यूनिट को जरूर याद रखिएगा। एक कार्बोहाइड्रेट जलने के बाद हमारा 4.2 किलो कैलोरी है दोस्तों। कैलोरी कभी कभी हमें लगता है किलो कैलोरी कुछ ज़्यादा हो गया है, कैलोरी होगा। मतलब अगर ऑप्शन में इस तरीके के ऑप्शन होते हैं तो इसीलिए याद रखिएगा किलो कैलोरी होता है, न कि कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है एक कार्बोहाइड्रेट के जारण से। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों जो होता है 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट की दोस्तों जो इकाई होती है, इसकी क्या इकाई होती है, सेकेराइड इसकी इकाई होती है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। एक मोनोसेक्राइड दोस्तों, इसमें वन मोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब सिंगल मोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, जिसमें सिंगल मोलिक्यूल, कहीं कहीं डबल बॉन्ड होते हैं, कहीं कहीं ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके के। जहाँ सिंगल मोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट होगा, ये दोस्तों वैसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जैसे ग्लूकोज होता है हमारा, डायरेक्ट एनर्जी देता है ग्लूकोज जाके,
क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इस तरीके का जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है वो हमारा मोनोसेकेराइड होता है। और डाइसेकेराइड जिसमें दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, और पॉलीसेकेराइड मतलब मल्टी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब चलिए दोस्तों, अब देखेंगे मोनोसेकेराइड पे। इसमें एक अणुक शर्करा होती है, ये रखा दोस्तों जो मैंने अभी भी बताया था, सिंगल मॉलिक्यूल। एंड इसके अंतर्गत ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और गैलेक्टोज आता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ये जरूर आएगा कि कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, डाइसेकेराइड का उदाहरण है, पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आते हैं। ग्लूकोज का पुनः पाचन नहीं होता क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। इसीलिए तो प्लेयर्स जो होते हैं एकदम से ग्लूकोज पीते हैं, उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है उससे। अब ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको, अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है दोस्तों, हमारी प्रकृति में जो पाई जाती है नेचुरल तौर पे दोस्तों, आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल तो हमारी बहुत सारी ऐसी शर्करा है जो बहुत मीठी मीठी होती है, जो हमारी नेचुरल बेस पे पाई जाती है वो हमारी फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज दोस्तों फ्लो से मिली हुई जो शर्करा होती है उसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। जो फ्लो में मीठापन होता है उसको ही फ्रक्टोज कहा जाता है, सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से। जो फ्रक्टोज की सर्वाधिक मात्रा जो होती है शहद में होती है, क्योंकि दोस्तों शहद क्या होता है, उनको मधुमक्खियाँ पौधों के जो हमारा एकदम रस चूस के लेके आती हैं, तो उसमें टोटली फ्रक्टोज ही होता है, इकट्ठा होता है अलग अलग फलों का, तो इसीलिए वो ज़्यादा मीठी हो जाती है शहद। फ्रक्टोज फलों की शर्करा को कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। सेकेरिन मानव निर्मित शर्करा होती है, जैसे आर्टिफिशियल सेकेरिन होता है, इसको ग्लूकोज से लगभग 50 गुना मीठी होती है। आर्टिफिशियल, आप ये कहेंगे कि आर्टिफिशियल का यूज क्यों, जब दूसरे हमारा ये डायबिटीज़ होता है, मधुमेह जो रोग होता है, इसमें हम लोग ग्लूकोज को बिल्कुल नहीं ले पाते हैं बॉडी में, इसलिए उसके लिए आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं होता है, ये एजिटी हमारे शरीर से आउट हो जाता है, इसीलिए इसको लिया जाता है ताकि हमें मिठास का भी फील आ जाए और ये इसका डाइजेशन भी ना हो, तो ये इससे हमारा बीपी भी ना बढ़े, इसीलिए इसको लिया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अपने सेकंड पे, डाइसेकेराइड। ये द्वि अणुक शर्करा होती है, मैंने बताया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इसके अंतर्गत एक तो माल्टोज दोस्तों, जो अनाजों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अनाजों में जो मीठापन लगता है दोस्तों, वो माल्टोज की वजह से ही लगता है, उसमें माल्टोज शुगर पाई जाती है। सुक्रोज जो दोस्तों जो है हमारे गन्ने से जो प्राप्त होती है, जो गन्ने में मिठास होता है, सुक्रोज की वजह से होता है। और लैक्टोज दोस्तों, लैक्टोज जो हमारी शुगर होती है वो दूध में होती है, दूध से आते हैं, इसीलिए यही बात तीनों नीचे लिखी है। माल्टोज अनाज की शर्करा होती है, सुक्रोज गन्ने की, और लैक्टोज दूध की। अब चलते हैं पोलोसेकेराइड पे दोस्तों। पॉलीसेकेराइड ये बहुवर्णिक मल्टी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें। इसके अंतर्गत ग्लाइकोजेन, देखते हैं इसको, ग्लाइकोजेन, स्टार्च, काइटिन, सेल्यूलोज हमारे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है दोस्तों, जैसे छाल वगैरह खींचते हैं तो वो सब सेल्यूलोज ही होता है। काइटिन दोस्तों, काइटिन क्या होता है, काइटिन ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं, और ये कीड़े मकोड़े के जो ऊपर के जो टाइट से कवर बने होते हैं, जैसे कॉकरोच के टाइप का ऊपर कवर बना हुआ होता है, एक टाइट सा कवर बना हुआ होता है, इस तरीके के जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं इनके ऊपर एक कवर बना हुआ होता है, उन सबको ही काइटिन कहते हैं, वो सब काइटिन की ही बनी होती है। और अब चलते हैं दोस्तों, सेल्यूलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा होती है। सेल्यूलोज दोस्तों पेड़ पौधों में जो पाई जाती है वो सेल्यूलोज ही होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है सेल्यूलोज होती है, उसको हमारा शरीर डाइजेशन नहीं कर सकता सेल्यूलोज का डायरेक्ट, इसलिए हमें पहले उनको अच्छे से पकाना पड़ता है खाने के लिए, उसको इसमें बनाया जाता है, डाइजेशन केबल बनाया जाता है, सीधा हम लोग उसका पाचन नहीं कर सकते सेल्यूलोज का। जब हमारे दोस्तों ये अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स कभी मानव उसका पाचन किया करता था, बट ये अपेंडिक्स अब इसका वर्क नहीं है, तो अब सेल्यूलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। स्टार्च पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है। अब देखिए, स्टार्च पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है, जैसे आलू हो गया, चावल हो गए, स्टार्च जो होते कहते हैं इसमें स्टार्च बहुत होता है चावल में, इसलिए फैट बढ़ता है, और आलू और चावल में स्टार्च काफ़ी मात्रा में होता है। अब चलते हैं ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। जैसे दोस्तों हम ज़्यादा
एक्सेस लेवल में अगर हम लोग ग्लूकोज खा लेते हैं तो उसको ना हमारा इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन उसको लीवर के पास भेज देता है इकट्ठा करके, एडिशनल जो भी होता है उसको लीवर हमारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने आप में स्टोर करके रख लेता है। और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो जो ग्लूकागोन नामक एक हार्मोन होता है वो उसको दोबारा से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये प्रक्रिया होती है दोस्तों। और जब ये नहीं हो पाता है, ये साइकिल नहीं चल पाता है, तो वही ये कंडीशन हमारी डायबिटीज़ बन जाती है, जो आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ग्लूकोज की परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोजन मानव यकृत में संचित होता है। देखो मैंने आपको बताया जो ग्लूकोजेन होता है, ग्लाइकोजन, वो हमारे लीवर में संचित होता है। काइटिन कीटों मच्छरों, ये मैंने अभी बताया, काइटिन कॉकरोच के पंखों, पैर और झींगा के कवर आदि में जो भी बना होता है वो काइटिन का ही बना हुआ होता है। अब चलते हैं दोस्तों, हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है बिल्कुल, ये आपके लिए एनफ है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और सेकंड पे आते हैं हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड से होता है दोस्तों। अमीनो एसिड मतलब कि जो हमारी यूनिट, जिस तरीके से हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है ना, न्यूरॉन होगी, नेफ्रॉन होगी, इस तरीके से जो हमारे प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है वो अमीनो एसिड होती है। अमीनो एसिड से ही मिलकर प्रोटीन बनता है। 20 अमीनो एसिड मिलते हैं दोस्तों, तब प्रोटीन बनता है 20। ये CHO, ये भी दोस्तों कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही मिश्रण होता है। इसमें अतिरिक्त नाइट्रोजन के भी बने होते हैं। ये अतिरिक्त नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन भी ज़्यादा होती है। प्रोटीन शरीर के निर्माण टूटे फूटे अंगों के निर्माण में सहायक होता है। मतलब जो हमारी वृद्धि और विकास करता है वो प्रोटीन ही करता है। प्रोटीन के द्वारा कभी कभी दोस्तों प्रोटीन एनर्जी भी देता है, बट उसका जो मेन वर्क होता है वो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही होता है। प्रोटीन के द्वारा एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन का भी निर्माण होता है। प्रोटीन मानव शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होता है। जो एंटीजन और हमारे ब्लड में जो एंटीजन होता है, जिससे हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है, वो यही होता है, प्रोटीन के ही उसमें हेल्प करता है। और एंटीबॉडी के बनाने में भी सहायक होता है। 1 ग्राम प्रोटीन, अभी ये देखना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से दोस्तों 4.1 किलो कैलोरी, जब कार्बोहाइड्रेट से 4.2 था, इसमें 4.1 है, थोड़ा सा 0.1 थोड़ा कम है। अब शरीर को 20 अमीनो अम्ल की ज़रूरत होती है दोस्तों। हमारे शरीर को लगभग 20 तरीके के अमीनो अम्ल की ज़रूरत होती है, जिसमें से 10 अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे शरीर में ही बन जाते हैं दोस्तों। 10 अमीनो एसिड तो हमारे शरीर से ही हम उनकी पूर्ति हो जाती है, तो उन्हें एडिशनल हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती। बट जो 10 अमीनो एसिड होते हैं उनको हमें भोजन के द्वारा ही लेना पड़ता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आर्जिनिन और हिस्टिडीन किशोरों के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल होता है दोस्तों। किशोरों, क्योंकि उस टाइम पे किशोरावस्था में दोस्तों हमें वृद्धि और विकास की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उसमें हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेज हो रहे होते हैं, इसीलिए उस टाइम पे आर्जिनिन और हिस्टिडीन किशोरों के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है। और प्रोटीन का जो नामकरण हुआ, नॉमिनेशन जो किया था, बर्जीलियस और मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटीन का जो नामकरण, नॉमिनेशन किया था, बर्जीलियस और मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। सरल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण केवल 1 अमीनो अम्ल के होता है। जिस तरीके से दोस्तों मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट थी ना, ये भी इसी तरीके के होते हैं। सरल हो गया, संयुक्त हो गया, व्युत्पन्न हो गया। इसमें सरल प्रोटीन में होते हैं जिनका सिर्फ एक सिंगल अमीनो एसिड से ही जो बने हुए होते हैं, जिनमें सिर्फ एक सिंगल अमीनो एसिड होता है। संयुक्त हो गया, संयुक्त प्रोटीन, इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल के अलावा अन्य पदार्थ, जिसमें अमीनो अम्ल के साथ साथ, अमीनो एसिड के साथ साथ कुछ और भी मिला हुआ होता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, लाइपोप्रोटीन हो गया। उसमें प्रोटीन के अमीनो अम्ल के साथ साथ कुछ और भी सब्सटेंस होता है, जिससे बनके उनका फॉर्मेशन होता है। और 3rd नंबर पे आता है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जिनका जलीय अपघटन होता है, जैसे पेप्टोन। जिस तरीके से प्रोटीन की जो प्रोटीन को जब बदला जाता है, प्रोटीन का जब डाइजेशन किया जाता है, तो एक फॉर्म पेप्टोन की आती है, जिसको पेप्सिन बनाता है पेप्टोन को। इस तरीके का व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। नोट, अभी थोड़ा नोट देख लेते हैं दोस्तों। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है दोस्तों। क्वाशियोरकर रोग में शरीर के ऊतकों में पानी बढ़ जाता है, जिससे शरीर रोग भूल जाता है दोस्तों। क्वाशियोरकर में मेनली क्या होता है, हमारा पेट जो होता है एक मटके के टाइप का हो जाता है। हमारा पेट, मोस्टली हमारा पेट ही बाहर आता है, तो उसको क्वाशियोरकर कहते हैं। और जब हमारा, क्योंकि एक क्वाशियोरकर होता है दोस्तों और एक मेरास्मस रोग होता है, देखो ये लिखा हुआ है,
ये प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की कमी भी होती है, तो मैरास्मस नामक रोग हो जाता है। जब हमारे प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की कमी होने लगती है, मतलब ऊर्जा हमारे शरीर को कम मिलने लगती है, तो मैरास्मस रोग हो जाता है। जब प्रोटीन भी कम मिले और कैलोरी भी कम मिले तब हमारा मैरास्मस रोग होता है। और दोस्तों क्वाशियोरकर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से रोग होता है। जब कैलोरी हमें प्रॉपर वे में मिले, एक प्रॉपर जितनी हमें डाइट की ज़रूरत होती है उसमें वे में हमें प्रोटीन मिले, बट हमें कैलोरी में सॉरी प्रोटीन कम मिले, थोड़ा डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हो जाए, बट जो हमारी कैलोरी है वो हमारी सेम जैसे हमें चाहिए होती है, इतनी बॉडी को रिक्वायर होती है वो मिले, तब हमें क्वाशियोरकर रोग होता है। और मैरास्मस कब होता है? जब प्रोटीन की भी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह सभी चीज़ों की। अब इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिफ्रेंसीसन इसको ज़रूरी है इनका, नहीं तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। जब प्रोटीन कमी से अलग अलग किस तरीके के हो गए, जब भी दोनों ही प्रोटीन से होते हैं इस तरीके का। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपनी। क्लोरेला शैवाल जो होता है, क्लोरेला जो एल्गी होती है दोस्तों, प्रोटीन की मात्रा 70%, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। और सोयाबीन में हमारी 43 के आसपास % के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन एक मेन सोर्स है दोस्तों प्रोटीन का, मूंगफली भी एक मेन सोर्स है। अब चलते हैं दोस्तों, अब ये देख लेते हैं किस किस में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। आइए, कपास में दोस्तों क्या पाया जाता है? कपास में गोसिपिन पाया जाता है। दाल में प्रोलेमिन पाया जाता है, प्रोलेमिन प्रोटीन पाई जाती है दाल में, और गोसिपिन पाया जाता है कपास में। अब थोड़ा ये मेन सा याद रखिएगा, इनमें से थोड़ा आ जाता है, जैसे नाखून हो गया, नाखून में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। और अंडा हो गया, अंडा बहुत एग में बहुत पॉपुलर पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। गर्म करने पर ही जिलेटिन सबसे तेज़ काम करने वाला प्रोटीन हो जाता है। गर्म करने पर ही जिलेटिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बहुत फास्ट अपना काम करता है। तभी तो अंडा एक प्रोटीन को कहते हैं, अंडा एक बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन। और गेहूँ में ग्लियाडिन। रक्त में फाइब्रिन, जो फाइब्रिनोजन जो होता है ना, जो ब्लड क्लॉट करता है, फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिन नामक प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। अनाज में दोस्तों ग्लूटेलिन्स। और मक्का में जिन। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, आपने देखा भी होगा, सुना होगा। और वसा, अब चलते हैं अपने थर्ड पे, वसा फैट। वसाओं का जो निर्माण होता है दोस्तों, वसीय अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से होता है। जो वसा जो बनती है दोस्तों, फैटी एसिड जो हमारे मोटापा बढ़ाने वाले जो एसिड होते हैं, और ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है। शरीर में यह भी एक ऊर्जा प्रदायी पदार्थ है, मतलब ये इसका वर्क भी क्या होता है हमारे दोस्तों? कैलोरी देना, मतलब ऊर्जा देना। ये सबसे ज़्यादा 1 ग्राम वसा के जारन से लगभग 9.2 कैलोरी दोस्तों। इसीलिए फैट, जब हमारा मोटापा ओबेसिटी बढ़ जाती है, तो इस वजह से थोड़ा बचा जाता है इसे वसा खाने से, उससे फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। 1 ग्राम वसा के जारन से दोस्तों 1 ग्राम वसा के चलने से 9.2 किलो कैलोरी, जबकि कार्बोहाइड्रेट का 4.2 किलो कैलोरी, प्रोटीन का 4.1 किलो कैलोरी, ये सबसे ज़्यादा कैलोरी देता है दोस्तों। वसाएं ऊष्मारोधी और आघातों से शरीर की सुरक्षा करती हैं दोस्तों। वसा जब हमारे शरीर पे थोड़ा मोटापा होता है ना, तो हमें सर्दी कम लगती है, तथा आघातों से शरीर की सुरक्षा करती है। वसाएं भोजन को स्वादिष्ट भी बनाती है। आपने देखा होगा तला भुना भोजन ना टेस्टी बनता है। वसाओं से शरीर के लगभग 30% ऊर्जा, वसाओं से शरीर को लगभग 30% ऊर्जा जो हमारा शरीर प्राप्त करता है वो वसाओं से करता है, जबकि 70% ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट से। जो मेन जो ऊर्जा देता है वो कार्बोहाइड्रेट ही देता है, और एडिशनल में 30% ये वसा देता है, और प्रोटीन हमारा विकास वृद्धि करता है। वसा को 2 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। अब थोड़ा डिवाइडेशन वसा का भी देख लेते हैं। 2 भागों में बांटा जाता है, संतृप्त सैचुरेटेड जो होती है और अनसैचुरेटेड जो होती है। अब हम देखेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है। संतृप्त वसाएं वे वसाएं होती हैं जो प्राय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मतलब आप समझिए इस बात को, हम सैचुरेटेड फैट उसको कहेंगे जो 20 डिग्री टेम्परेचर जो होता है उस पर ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। जिस तरीके से नारियल का तेल जम जाता है, इस तरीके से घी होता है हमारा जमा हुआ होता है, इस तरीके से जमा 20 डिग्री सेल्सियस पे जो जम जाता है उसको हम संतृप्त सैचुरेटेड वसा कहते हैं। जंतु से प्राप्त वसाएं इस संतृप्त वसा का उदाहरण होते हैं। मतलब जंतु से, मतलब जैसे दूध हो गया, घी हो गया, जंतु से बकरी हो गया, बकरी का दूध हो गया, इस तरीके से जो भी हमारा जंतु से प्राप्त होता है
वसाएं होती है वो हमारी फैट का, संतृप्त सैचुरेटेड फैट का उदाहरण है। केवल मछली का जो तेल होता है इसका अपवाद है, क्योंकि मछली का तेल दोस्तों जंतु है उससे प्राप्त होता है, बट ये जमता नहीं है, इसलिए इसको अपवाद में रखा गया है। जंतु से प्राप्त होता है बट ये जमता नहीं है, क्योंकि जंतु से प्राप्त वसाएं संतृप्त होती हैं। मछली का तेल जंतु वसाओं में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। दूसरे, क्योंकि मछली का तेल ना जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारी वेंस में, जो हमारी आर्टरी में जम जाता है, जिससे ब्लॉकेज का खतरा होता है, ये उसको कंट्रोल करता है दोस्तों। जैसे ही हमारा हम लोग एक सनफ्लावर ऑयल आता है, सोयाबीन ऑयल का जैसे सनफ्लावर ऑयल आता है, वो भी दोस्तों इस तरीके का काम करता है, वो भी एक अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। इसीलिए अब आप जब भी रिफाइंड ऑयल यूज कीजिए तो सनफ्लावर वाला ही यूज कीजिएगा। असंतृप्त नंबर 2 पे आती है अनसैचुरेटेड फैट। ये वे वसाएं होती है जो 20 डिग्री सेल्सियस पे तरल अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। मतलब वो 20 डिग्री सेल्सियस पे जमी हुई अवस्था में होती है, ये तरल अवस्था में होती है। वनस्पतियों से प्राप्त वसाएं असंतृप्त वसाओं का उदाहरण है, और इसमें नारियल का तेल इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि ऐसे अनसैचुरेटेड जो फैट होते हैं वो हमारा वनस्पतियों से प्राप्त होता है, बट जो नारियल का तेल है वो वनस्पति से प्राप्त होता है, बट ये 20 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, इसलिए इसका एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। और ये दोस्तों हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया देख लेते हैं क्या होती है। हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया वनस्पति तेल को हाइड्रोलिसिस की क्रिया के द्वारा वनस्पति घी, डालडा, जैसे दोस्तों बचपन में डालडा आपने देखा होगा अपने घर में, डालडा घी में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में निकिल की उपस्थिति, उसमें निकिल प्रेजेंट होता है, और उससे क्या होती है, जो हमारा घी होता है, जो हमारा तेल होता है, उससे हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, और हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो वो बन जाता है, फिर हमारा हाइड्रोजन डालडा घी बन जाता है दोस्तों। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब दोस्तों ये देख लीजिएगा आप, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है, कैलोरी का ग्राफ बना हुआ है 4.1, 4.2, 9.3। और दोस्तों ये हमारा ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। हमारी कार्य अनुसार कैलोरी की हमें कितनी पर डे में आवश्यकता होती है, स्त्री और पुरुष को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके बताया गया है। जो हम लोग सिटिंग वर्क करने वाले जो लोग होते हैं उनमें स्त्री को 2100 कैलोरी की पर डे की ज़रूरत होती है, और पुरुष को 2500 कैलोरी। और जो साधारण काम होते हैं, जो मतलब इस तरीके जिसमें ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं होती, उसमें 2500 कैलोरी फीमेल को ज़रूरत होती है, और 3000 कैलोरी पुरुष को रिक्वायर होता है। और जो हार्ड वर्क, जिस तरीके लेबर टाइप कुछ लोग होते हैं जो बहुत हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, उनको जो फीमेल होती है 3000 कैलोरी, और जो मेल होता है 3600 कैलोरी रिक्वायर होता है। अब दोस्तों चलते हैं विटामिन दोस्तों विटामिन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन शरीर के उपापचय के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन की खोज दोस्तों लूनिन, इसको याद रखिएगा दोस्तों। पहले ये फुंक हुआ करता था, बट अब इसको लूनिन, ये इसीलिए इसको ज़्यादा पूछा जा रहा है। लूनिन ने क्या था, और 1912 में फंक और हॉकिंस ने विटामिन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। फंक ने इसको नॉमिनेट किया था, नामकरण किया था, और फंक ने 1912 में विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। आप ये लिखा। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, मतलब ये विटामिन किस चीज़ में घुलेंगे। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में सोल्यूबल होते हैं, जैसे ए, डी, के, ई, डी, ई और के। इसको पीछे से पढ़ेंगे, के, ई, डी, ए, कीड़ा बन गया दोस्तों, के, ई, डी, ए, कीड़ा। और जो जल में होते हैं सोल्यूबल वो होते हैं बी एंड सी। अब चल दोस्तों विटामिन में, हाँ दोस्तों विटामिन ए की कमी से दोस्तों हमें रतौंधी नामक थोड़ा वो हो गया है, हाँ थोड़ा समझना पड़ेगा दोस्तों, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। विटामिन ए में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, एक तो दोस्तों हमारा रतौंधी रोग हो जाता है, और दूसरा जेरोथैल्मिया रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और राइनोडर्मा नामक रोग हो जाता है। 3 रोग हो जाते हैं दोस्तों, एक रतौंधी, एक जेरोथैल्मिया और तीसरा राइनोडर्मा। आँख की रेटिना में पाई जाने वाली जो शलाका कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम दोस्तों क्या कहते हैं, रोड सेल जो कहते हैं, जो रात में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रोडोप्सिन नामक पदार्थ से पाया जाता है। उनमें रोडोप्सिन नामक पदार्थ पाया जाता है। और जो रोडोप्सिन के निर्माण में विटामिन ए आवश्यक तत्व होता है। जब दोस्तों रोडोप्सिन होता है, जो उसका जो निर्माण होता है, तो उसमें विटामिन ए की महत्वपूर्ण मेजर इम्पोर्टेंस होती है।
विटामिन ए की। तो उस अगर जब हमारे शरीर में विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो वो रोडोप्सिन अच्छे से निर्माण नहीं हो पाता। और जो रोडोप्सिन होता है दोस्तों, हमारी रात में रोड कोन्स को बनाता है। वो रोड कोन्स उसी से बनी होती है और जो रात में देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उनके बिना हम रात में नहीं देख पाते हैं। तो जब वो कम बनती है तो रोड सेल कम बनती है, रोड सेल कम बनती है तो हमें रात में दिखना कम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों रतौंधी रोग हो जाता है। ये है वो रतौंधी, मतलब हम कभी कभी उस ऊपर से पढ़ लेते हैं रतौंधी। ये डेप्थ में इस तरीके का हमारा एक रूटीन ये होता है। इस वजह से ये रतौंधी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ए। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। शायद आप समझ गए होंगे कि ये क्या किस तरीके की प्रोसेस होती है, किस वजह से रतौंधी रोग होता है। क्योंकि रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं दोस्तों। नाइट ब्लाइंडनेस और रात में अंधापन होता है, रात्रि अंधापन। विटामिन ए की कमी से शलाका कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं। जब वो वीक हो जाएंगी, ये कम प्रकाश या अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। मैंने आपको बताया रोड सेल हमारे रात में देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। व्यक्ति को रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और चलिए, अब उल्लू की जो शलाका कोशिकाएं होती है रोड सेल होती हैं। मुर्गे की कौन सेल ज़्यादा विकसित होती है। कौन सेल दोस्तों दिन में देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और रोड सेल रात में। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, एंटी इन्फेक्शियस विटामिन। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंटी इन्फेक्शियस विटामिन क्या होता है? विटामिन ए। जेरोप्थेल्मिया रोग होता है दोस्तों, इसमें नेत्र की कोर्निया के नीचे केराटिन का जमा हो जाता है। जिससे जब हमारे कोर्निया के नीचे केराटिन जम जाता है तो वो हमारा कोर्निया वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाता, वो थोड़ा धुंधला हो जाता है, ओपेक टाइप हो जाता है। तो इसलिए इसको दिखने में दिक्कत होने लगती है। राइनोडर्मा एक प्रकार का त्वचा रोग होता है। नोट: अंधेरे में जानवरों की आंखें जो चमकती रहती है ना, आपने देखी होगी रात में अंधेरे आंखें चमकती है। टैपडम लूसीडम नामक पदार्थ के कारण आंखें हमारी चमकती है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे विटामिन डी पे। ये इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है दोस्तों। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से अंडा, दूध, मछली, तेल आदि में प्राप्त हो जाता है। त्वचा के नीचे जो अर्गोस्टेरोल नामक पदार्थ होता है और जब सूर्य का प्रकाश इन पे पड़ता है तो यही कैल्सीफेरोल में बदल जाता है। अर्गोस्टेरोल ही कैल्सीफेरोल में बदल जाता है। मतलब अर्गोस्टेरोल हमारे विटामिन डी में बदल जाता है जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है, हमारी त्वचा के नीचे होता है। विटामिन डी में अस्थियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है। विटामिन डी भी दो प्रकार के होता है, D2 और D3। D2 में टिटेनी नामक रोग हो जाता है। D2 की कमी से टिटेनी नामक रोग हो जाता है, इसमें अस्थियों में ऐंठन आ जाती है। और D3 की कमी से रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है, इसमें अस्थियाँ कमज़ोर पतली हो जाती है। युवावस्था में D3 की कमी से ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में अस्थियाँ कमज़ोर व मुलायम हो जाती है। ओस्टियोमलेसिस, ओस्टियोपोरोसिस। पोरोसिस में दोस्तों हड्डियों में छेद होने लगते हैं। ओस्टियोमलेसिस में दोस्तों ओस्टियो दोस्तों वर्ड जो होता है वो हड्डी से ही रिलेटेड होता है। अगर आपको कभी ओस्टियो वर्ड दिखे तो आप समझ जाना है कि कुछ हड्डी से रिलेटेड है। विटामिन ई आ जाता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम जो होता है टोकोफेरोल होता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि हमारी सुंदरता बढ़ाने में हेल्प करता है। विटामिन ई अंकुरित बीजों, अंडा, यकृत, सूखा मेवा आदि में पाया जाता है। इससे हमारे गैमेट्स होते हैं दोस्तों, उनका विकास होता है। विटामिन के, इसका रासायनिक नेफ्थेक्विनोन होता है। अंडा, दूध, यकृत आदि में पाया जाता है। विटामिन के ये तो हमारा ब्लड क्लोट करने का काम करता है। ये हमारा विटामिन के रक्त का थक्का जो जमाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं दोस्तों। B1, ये बी वाली कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में दोस्तों कई सारे विटामिन हैं। इसमें एक थायमीन होता है B1, जिसका नाम रासायनिक नाम थायमीन है। अनाज के छिलके, अंडे, दूध, सब्जी दोस्तों मोस्टली विटामिन इन्हीं में पाए जाते हैं सभी में। और इसकी कमी से दोस्तों बेरी रोग हो जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, तंत्रिका कोशिकाएं जो कमज़ोर हो जाती हैं और हृदय की जो हमारी पेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, वो भी वीक हो जाती हैं और हमारी कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। विटामिन B2, इनका तो दोस्तों आप नाम याद रखिएगा, वो भी काफ़ी रहेगा, थायमीन, राइबोफ्लेविन। और इसको किलोसिस नामक रोग हो जाता है, आँखें तरफ चलता है, जलने लगती है। थर्ड पे आते हैं, रासायनिक नाम इसका क्या होता है, निकटोनिमाइड या नियासिन कहते हैं दोस्तों। नियासिन, ये नियासिन ज़्यादा पॉपुलर है और ये भी अंडा, दूध, इस तरीके की हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी से पेलेग्रा, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, B3 से पेलेग्रा होता है, ये याद रखिएगा। B5, इसका पेंटोथेनिक एसिड होता है, ये भी इन्हीं में इसके सोर्स है। और इसकी कमी से हमारे बाल सफ़ेद, जो हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, ये इसी की वजह से होता है। बायोटीन, और एक बायोटीन आता है B7, इससे बाल हमारे झड़ने लगते हैं।
और हमारा B6 पे आते हैं, इसका रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन होता है दोस्तों, पायरोडोक्सिन। इससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे हमारे उसमें आयरन की कमी हो जाती है। विटामिन B7, इसको बायोटिन कहते हैं, इससे बाल झड़ने लगते हैं। B9, इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये एक दूसरा टाइप है दोस्तों एनीमिया का। इस सामान्यतः बच्चों और महिलाओं में ही ये होता है। अब B12 पे आते हैं, इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं दोस्तों। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट RBC के परिपक्वन के लिए आवश्यक। कोबाल्ट दोस्तों हम आयरन से ही इसको समझेंगे, क्योंकि आयरन जो होता है वो हमारी RBC को मजबूत बनाता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से प्राण एनीमिया हो जाता है, इससे भी। अब आते हैं विटामिन C पे। विटामिन C एस्कोर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। खट्टे फलों, आंवला, संतरा, नींबू आदि सभी जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उन सब में पाया जाता है। और दोस्तों विटामिन C जो होता है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। यह अस्थि दांतों के निर्माण में सहायक होता है और इससे घावों को भरने में मदद मिलती है, जिसकी कमी से दोस्तों घाव कम भरने लगती है। स्कर्वी रोग हो जाता है, अगर कोई घाव हो जाए तो बड़ी देरी से ठीक होता है। अब चलते हैं दोस्तों, ये दोस्तों अब ये मैंने जो ऊपर आपको पढ़ाया ये कि चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। मसामे गुलनसी जो होते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये मैं ऊपर सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने, और इससे आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों एंजाइम। एंजाइम शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे हमारे कई सारे एंजाइम भी निकलते हैं जब डाइजेशन होता है। पेप्सिन नामक एंजाइम हो गया, टाइलिन नामक एंजाइम हो गया। कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, कुछ एंजाइम्स होते हैं। और ये दोस्तों उपापचयी क्रियाओं जो हमारी मेटाबॉलिक जो वर्क होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ये कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है दोस्तों? किसी भी क्रियाओं को ये लोग तेज कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, इसको कैटलिस्ट कहते हैं। और विटल और टाटम ने एक जीन एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। संसार में सभी प्राणियों के एंजाइम 10 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस तक काम करते हैं, उन्होंने ये बताया था। एक फ्रिज में रखी हुई सब्जियां नहीं सड़ती, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि एंजाइम अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि एंजाइम और बैक्टीरिया जो काम करते हैं 10 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक ही वर्क कर पाते हैं। जो हमारे फ्रिज में क्या होता है, जीवाणुओं के जो एंजाइम्स वे होते हैं वे सक्रिय नहीं हो पाते हैं, इसीलिए फ्रिज में रखी हुई चीज़ें सड़ती नहीं हैं धीरे जल्दी से। अकार्बनिक पदार्थ में चलते हैं दोस्तों। जो ऊपर हमने सबसे पहले देखा था कार्बनिक था और अकार्बनिक था। अब हम इनऑर्गेनिक देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है जल। हमारी बॉडी का 60 से 65% जो पार्ट होता है जल से ही बना हुआ होता है। जल जीव द्रव्य का एक प्रमुख घटक है। ये शरीर के प्रासरण दाब, ओस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है, दाब को भी नियंत्रित करता है। जल की उपस्थिति में ही एंजाइम्स क्रियाशील हो पाते हैं। जो एंजाइम वर्क करते हैं वो भी जल से ही। मनुष्य के शरीर में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है 15% की अधिकतम सीमा 15%, इससे अधिक पर मृत्यु हो जाती है। अब चलते हैं दोस्तों। वैसे जो जल होता है हमारा ऊर्जा नहीं देता है, ये सिर्फ हमारा शरीर का बैलेंस बनाता है, शरीर को मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को मेंटेन करके रखता है। ये इससे ऊर्जा नहीं मिलती है पानी से। अब खनिज तत्व मानव शरीर के लिए सूक्ष्म मात्रा माइक्रोन्यूट्रेंट जिसे कहते हैं दोस्तों, ये हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, बट होती ज़रूर है शरीर को। ये भी हमारी मेटाबॉलिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। और अब इम्पोर्टेंट खनिजों में 2 प्रकार को भागों में बांटा जाता है खनिज तत्वों को। एक अधिभार तत्व बल्क एलिमेंट और एक ट्रेस एलिमेंट जो होते हैं। इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो माइक्रोन्यूट्रेंट आता है उसमें कैल्शियम आता है, जिससे हमारी हड्डियाँ बनी हुई होती हैं और हमारे ब्लड को क्लोट करने में भी सहायता करता है कैल्शियम। और हमारी हड्डियाँ कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। और अस्थियाँ दांतों का भी निर्माण करता है दोस्तों ये। और इसकी कमी से अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती है कैल्शियम की कमी से। अब दूसरा आता है पोटेशियम दोस्तों हृदय की धड़कन तथा तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करता है। इसीलिए दोस्तों एप्पल खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि एप्पल में पोटेशियम बहुत मात्रा में होता है। थर्ड पे आते हैं सोडियम। यह ब्लड प्रेशर को, तंत्रिका आवेगों को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से मनुष्य में बीपी बढ़ जाता है। सोडियम दोस्तों NaCl जो होता है, हमारा जो टेबल सॉल्ट होता है उसमें सोडियम होता है। और दोस्तों ये हमारे तंत्रिका को आवेग है, हमारे तंत्रिका जो सिग्नल्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे ब्रेन को सिग्नल्स आते हैं, ब्रेन से बॉडी में सिग्नल आते हैं, उनको जो ट्रांसफ़र करने का काम करता है वो सोडियम करता है। इसलिए जब हमारा बीपी बढ़ जाता है या बीपी घट जाता है तो हमें स्लोथनेस आ जाती है, हमारा माइंड सही से वर्क नहीं करता। यही वजह है वो, क्योंकि हमारा सोडियम हमारे शरीर में कम होता है, तो हमारे संवेग माइंड से सिग्नल जो आते हैं, मतलब ऑर्डर जो हमारे माइंड बॉडी को भेजता है, बॉडी माइंड को भेजती है, इस तरीके का एक प्रॉपर वे में नहीं चल पाता।
और फास्फोरस की कमी से अस्थियों और दांतों फास्फोरस से यह अस्थियों दांतों का निर्माण करता है और अम्ल और क्षार को संतुलित करता है। सल्फर आता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है सल्फर। अब मैग्नीशियम, यह अम्ल और क्षार का बैलेंस बनाने का काम करता है। अब कहते वो जो ट्रेस एलिमेंट जो होते हैं ये बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है। आयरन, आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आयोडीन, आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के कंट्रोल करता है, निर्माण में सहायक होता है, इसकी कमी से घेंगा हो जाता है। और इसकी अधिकता से दोस्तों जाइगेंटिज्म रोग जो हो जाता है वो हो जाता है। कोबाल्ट, इसको विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है कोबाल्ट। वो साइनोकोबालामिन जो था। फ्लोरीन, जो हमारे मनुष्य के दांत में पाया जाना इनेमल के निर्माण में सहायक होता है। जो हमारे दांत के ऊपर जो इनेमल एक लेयर बनी होती है उसके निर्माण में फ्लोरीन सहायक होता है, किंतु इसकी अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसमें मनुष्य के दांत चितकबरे हो जाते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम इंसुलिन नामक हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, जो हमारा अग्नाशय से निकलता है, पेंक्रियाज से निकलता है। महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं अब। रेशम का धागा किससे प्रोटीन होता है, जो रेशम होता है वो प्रोटीन ही होती है। जो रेशम का कीड़ा जो रेशम को बनाता है कोकून, वो प्रोटीन ही होती है। प्रोटीन में लगभग 16%, प्रोटीन में जो नाइट्रोजन होती है 16% होती है। प्रोटीन का निर्माण पेप्टाइड बंध के द्वारा होता है। अब आते हैं मायोसिन, वह प्रोटीन है जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइमी भी होती है। विटामिन C की कमी से घाव नहीं बढ़ते, स्कर्वी रोग हो जाता है जब। और जो विटामिन A जो होता है संक्रमण विरोधी एंटी इन्फेक्शियस विटामिन है ये। और मनुष्य के शरीर में विटामिन D और E बनते हैं। विटामिन D और E मनुष्य के शरीर में बनते हैं, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अब चलते हैं विटामिन B17 को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं विटामिन के बारे में, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अनाज के छिलके में मुख्यतः विटामिन B1 पाया जाता है। चावल को धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा उनको बेरी रोग हो जाता है जहाँ पे वो पॉलिश किए हुए चावल या फिर जहाँ धुल चावल खाते हैं। मैग्नीशियम वृक्कों में पथरी करने से रोकता है। मैग्नीशियम जो हमारी गुर्दे में किडनी में पथरी बन जाती है उनको रोकता है। अब दोस्तों ये भी हमारा आज ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा लेंथी बन गया है पर मुझे लगा इसको टॉपिक को पूरा कवर ही करा देना चाहिए, क्योंकि ये एक ही जगह में प्रॉपर तरीके से याद हो पाता। इसीलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा और एक बार और रिवाइज करके देखिएगा, और इसको फिर बाद में रिवीजन एग्जाम टाइम पे इसकी PDF से करिएगा तो आपको सच में इससे बेनिफिट होगा। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।